जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो बंगाल का उदय होगा। ये बंगाल का उदय आधुनिक भारतीय इतिहास का बेहद ही दोस्तों महत्वपूर्ण टॉपिक है। कैसे बंगाल का उदय हुआ उसकी कहानी जानेंगे। मुगलों के समय बंगाल की स्थिति क्या थी, अंग्रेजों के समय बंगाल की स्थिति क्या था वो भी जानेंगे। साथ साथ दोस्तों बंगाल को लेकर के जो बंगाल में आपका प्लासी का युद्ध हुआ, ये प्लासी का युद्ध क्या एक युद्ध था या एक षड्यंत्र था, इसके बारे में जानेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, आपको दोस्तों सारी बातें समझ में आ जाएगी कि प्लासी का युद्ध युद्ध था या एक षड्यंत्र था। प्लासी के युद्ध के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि अंग्रेजों के लिए शासन का दरवाजा खोला, मतलब कि ये पहला पायदान था जिसके माध्यम से अंग्रेज क्या हुए भारत में, मतलब कि जो भारत में औपनिवेशिक शासन होता है उसकी शुरुआत के लिए दोस्तों उनका एक प्रवेश द्वार होता है वो दोस्तों यहाँ से खुल जाता है। भले ही ये एक युद्ध ना होकर के एक षड्यंत्रकारी हो दोस्तों, षड्यंत्री हो, लेकिन दोस्तों इसके माध्यम से अंग्रेज दोस्तों भारत में अपनी जो सत्ता होता है सत्ता की पकड़ दोस्तों बना लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। इस क्लास में दोस्तों आपको बताएंगे कैसे बंगाल का उदय हुआ। बंगाल के उदय के समय जो बंगाल के नवाब बने थे वो अलीवर्दी खां के बारे में बताएंगे, सिराजुद्दौला के बारे में बताएंगे दोस्तों, सिराजुद्दौला के खिलाफ कैसे उसके पीठ पीछे दोस्तों अंग्रेज षड्यंत्र करते थे और कैसे अपने लोग हैं दोस्तों उसके पीठ में दोस्तों छोड़ा घूमते थे और उसको पद से दोस्तों हटाने का हमेशा प्रयास में दोस्तों लगे रहते थे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पर दोस्तों इससे पहले अभी तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है, इससे पहले मैंने दोस्तों पॉलिटी सीरीज शुरू किया था जिसका भाग 6 तक पढ़ा दिया, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों करा चुके हैं। अगर आपने दोस्तों वो नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर के दोस्तों वो देखिएगा ताकि आपका पॉलिटी दोस्तों एक तरह से मजबूत हो जाए, क्योंकि उसमें दोस्तों हमने एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है कि जिसमें हम छोड़े हैं, सभी पॉइंटों पर दोस्तों मैंने बात किया है, साथ साथ उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों कराया है। तो जरूर दोस्तों उसको कीजिएगा और अपने जो मित्रगण हो दोस्तों उनको भी करने के लिए बोलिएगा, क्योंकि आगामी समय में बहुत सारी परीक्षाएं दोस्तों आने वाली है और आपको पता है कि जीएस जो होता है एक महत्वपूर्ण जो होता है रोल दोस्तों निभाता है आपके सिलेक्शन में दोस्तों, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो होता है दोस्तों वो 90% जो बच्चे होते हैं दोस्तों उनका अच्छा ही होता है। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि हाँ 10 लोग है, 10 लोग में से 8 लोग का क्या होता है मैथ रीजनिंग खराब होता है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं है। 1-2 लोग होते हैं जिसका थोड़ा मैथ और रीजनिंग दोस्तों वीक होता है, नहीं तो सबका दोस्तों बराबर होता है। लेकिन वही जीएस की बात करें तो जीएस थोड़ा सबका दोस्तों जितने भी लोग होते हैं उसका थोड़ा कमज़ोर होता है, क्योंकि वो कमज़ोर होने का दोस्तों यही एक होता है मतलब कि कारण कि वो लोग क्या होते हैं स्पीडी वगैरह को सिर्फ रट्टा मार के दोस्तों करते हैं, उन वो सिलेबस कवर करने के चक्कर में दोस्तों नहीं रहते। अगर सिलेबस कवर करने के लिए मतलब कि सिस्टमेटिक ढंग से दोस्तों आप पढ़िएगा तो आसानी से आपको जीएस भी दोस्तों मतलब कि आपके लिए एक हेडक साबित दोस्तों नहीं होगा। ये भी आपको एक मतलब कि नंबर देने में दोस्तों हमेशा मैथ रीडिंग की तरह ही आगे रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। तो सबसे पहले दोस्तों आपको हम बताते हैं बंगाल के बारे में। ये जो बंगाल आप देख रहे हैं अभी, जिसे हम लोग पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं, या आपका बांग्लादेश बोल दीजिए, जिसको 1905 में जो अलग हुआ था। तो जो हम बंगाल अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं और 18वीं शताब्दी के बारे में बंगाल के बारे में बात करें हम, तो 18वीं शताब्दी के बंगाल की जब हम बात करते हैं तो हम इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश, झारखंड, इन सभी प्रांतों को दोस्तों आप मिला दीजिएगा, तब ये दोस्तों आपका 18वीं शताब्दी का दोस्तों बंगाल बनेगा। इतने बड़े प्रांत पर दोस्तों कोई भी औपनिवेशिक शक्ति चाहेगी कि हमारा क्या हो, हुकूमत हो जाए, क्योंकि बंगाल सिर्फ दोस्तों क्षेत्र में बड़ा नहीं था बल्कि यहाँ पर आपका उपजाऊ भूमि से लेकर के जो भी मतलब कि चुंगी बोलिए या टैक्स बोलिए कर बोलिए वो से लेकर के सभी चीज़ों से दोस्तों ये परिपूर्ण था। इसीलिए जितने भी दोस्तों औपनिवेशिक शक्तियाँ मतलब यूरोपीय कंपनियाँ आती हैं वो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी दोस्तों बंगाल में ही दिखाती है, क्योंकि बंगाल पर अधिकार करना मतलब इतने बड़े क्षेत्र पर दोस्तों क्या करना, अधिकार करना। इसीलिए अंग्रेज ने सबसे पहला जो अपना औपनिवेशिक शक्ति की शुरुआत की दोस्तों कहाँ से की, आपकी बंगाल से दोस्तों ही की। अब चलिए दोस्तों हम बात करते हैं कैसे अंग्रेज बंगाल में दोस्तों प्रवेश किए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं हम कि अंग्रेजों की जो बंगाल में सबसे पहली फैक्ट्री खुली थी वो 1651 में दोस्तों खुली थी। कहाँ पर, हुगली के जो तट था दोस्तों वहाँ पर खुली थी। उस समय बंगाल के एक सूबेदार थे जिनका नाम था शाह शुजा। ये शाह शुजा कौन है, तो औरंगजेब के दूसरे पुत्र थे दोस्तों। औरंगजेब सॉरी शाहजहाँ के, माफ कीजिएगा, औरंगजेब तो शाहजहाँ का पुत्र ही था, ये औरंगजेब का दोस्तों भाई था। शाहजहाँ के दोस्तों 4 पुत्र थे आपके, दारा हो गए, दारा सिकों, औरंगजेब हो गया, शाह शुजा था, एक दोस्तों और गौहर आरा की कोई आपका एक पुत्र था। क्या होते हैं ये 4 पुत्र रहते हैं। दूसरा जो पुत्र रहता है आपका ये क्या करता है, यही दोस्तों आपका
बंगाल का सूबेदार रहता है। इसी के समय में अंग्रेज पहली फैक्ट्री अपनी स्थापित करते हैं, मतलब इसी से अनुमति लेकर के, परमिशन लेकर के अपना फैक्ट्री दोस्तों स्थापित कर लेते हैं बंगाल में। कब? 1651 में। कहाँ पर? तो हुगली नदी के तट पर दोस्तों, हुगली नदी के तट पर। आगे बात करते हैं, जब शाह शुजा की दोस्तों मृत्यु हो जाती है, आपका उत्तराधिकारी के लिए युद्ध होता है औरंगजेब के पुत्रों में, तो उसी में क्या होता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद क्या होता है कि बंगाल में फिर नया सूबेदार बनता है। उससे पहले क्या होता है कि मुगल राजवंश की एक स्त्री रहती है। ये जो आप अधिकार देख रहे हैं, कैसे अधिकार अनुमति मिलता है मतलब बंगाल में, तो मुगल राजवंश में दोस्तों उनके महल में एक स्त्री रहती है, मुगल स्त्री रहती है। उसकी तबीयत खराब रहती है, तो उसकी तबीयत ठीक करने के लिए दोस्तों एक अंग्रेज डॉक्टर रहता है, जिसका नाम कहीं कहीं ब्रॉन्टन लिखा रहता है, कहीं कहीं बॉटन लिखा रहता है। ये जो ब्रॉन्टन रहते हैं क्या करते हैं, उसका दोस्तों इलाज करते हैं। इलाज के कारण क्या होता है, स्त्री का दोस्तों तबीयत दोस्तों ठीक हो जाता है, जिससे जो होते हैं वहाँ के जो मुगल शासक होते हैं वो खुश हो जाते हैं, और खासकर जो सूबेदार होता है शाह शुजा भी दोस्तों खुश हो जाता है। और 3000 वार्षिक कर पर आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दोस्तों इसको व्यापारिक करने का दोस्तों छूट देता है कि आप 3000 रुपये में वार्षिक कर दीजिएगा, और आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार करने के लिए आपको हम अधिकार देते हैं दोस्तों। उसके बाद बताएं कि 1658 में क्या होता है, शाहजहां की मृत्यु हो जाती, मतलब मृत्यु नहीं होती है, उसको उत्तराधिकारी के रूप में क्या करता है, औरंगजेब उसको कैद कर लेता है। और औरंगजेब क्या होता है, मुगलों की सत्ता पर, गद्दी पर दोस्तों बैठता है। तो मुगलों की गद्दी पर जब औरंगजेब बैठता है दोस्तों 1658 में, तो औरंगजेब क्या करता है, मीर जुमला को बंगाल का सूबेदार बनाता है। इससे पहले कौन था आपका, शाह शुजा, बताया उत्तराधिकारी के रूप में दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है। तो मीर जुमला क्या होता है, बंगाल का सूबेदार बनता है। तो जब सूबेदार बनता है तो जो भी अधिकार मिले हुए थे अंग्रेजों को बंगाल में, उस सारे अधिकारों को क्या करता है मीर जुमला, प्रतिबंधित कर देता है। मतलब कि प्रतिबंध दोस्तों लगा देता है कि इस तरह का हम कोई आपको अनुमति नहीं देते हैं कि आप हमको 3000 रुपये दीजिए, आपको हम ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा में आपको फ्री व्यापार करने का हम अधिकार देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं 1698 में, इसकी कहानी हम बताए थे आपको कि 1698 में अजीम उस शान जो बंगाल का सूबेदार रहता है, ये औरंगजेब का पोता रहता है। ये क्या करता है, 1200 रुपये में अंग्रेजों को 3 गाँव क्या करता है, देता है व्यापार करने के लिए। सूतानाती, कालीघाट नहीं, कालीकाटा होता है, और गोविंदपुर, ये तीनों गांव का करता है। 1200 रुपये में दोस्तों देता है, किराए पर देता है औरंगजेब को यहाँ पर व्यापार करने के लिए। औरंगजेब क्या करते हैं, ये अंग्रेजों को देता है। और अंग्रेज का एक अधिकारी रहता है जिसका नाम मतलब जॉब चार्नक। जॉब चार्नक क्या करता है, इन तीनों गाँव को मिला करके दोस्तों कलकत्ता का दोस्तों नींव रखता है। कलकत्ता का दोस्तों नींव रखता है कौन, जॉब चार्नक। अगर कलकत्ता की स्थापना बोले किसने किया, तो जॉब चार्नक ने किया। यहीं पर क्या होता है आपका, फोर्ट विलियम की दोस्तों स्थापना करता है कौन, जॉब चार्नक, 1800 ईस्वी में दोस्तों, 1700 ईस्वी में, कब, 1700 ईस्वी में। आगे हम लोग बात करते हैं, ये जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपका 1717 का शाही फरमान, जो फारूक शेर दोस्तों क्या करता, जारी करता है। फारूक शेर की दोस्तों तबीयत खराब रहती है। जॉन सारमन के नेतृत्व में दोस्तों आते हैं शिष्टमंडल, उसी में दोस्तों एक डॉक्टर रहते हैं, वो क्या करते हैं, फारूक शेर का दोस्तों इलाज करते हैं, जिससे फारूक शेर दोस्तों ठीक हो जाता है, जिससे ये खुश होकर के अंग्रेजों को दोस्तों, अंग्रेजों के लिए एक शाही फरमान दोस्तों क्या करता है, जारी करता है। इस फरमान में कौन कौन सी बातें रहती है, तो इस फरमान में कहा जाता है कि कंपनी, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दोस्तों कर मुक्त व्यापार करने के लिए उनको मिल जाता है छूट, मतलब कि उन्हें किसी प्रकार का कोई दोस्तों कर देने की आवश्यकता नहीं है। साथ था दोस्तों उनको कंपनी को अपनी मुद्रा का उपयोग करने की अनुमति, मतलब कंपनी अपनी इच्छानुसार अपनी मुद्रा दोस्तों उपयोग कर सकती है। और कंपनी को माल परिवहन के लिए दोस्तों एक दस्तक जारी किया था, मतलब एक पास दोस्तों जारी कर दिया था, करने का दोस्तों अधिकार दिया था, मतलब किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि अपने माल पर, अपने व्यापार के लिए, अपने व्यापार हेतु एक दोस्तों पास बना सकता है, उसको अधिकार दोस्तों दिया गया, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को दोस्तों। उसके बाद 1700 की बात हम करते हैं। 1700 में क्या होता है कि 1700 ईस्वी में दोस्तों औरंगजेब जो होता है वो बंगाल का नया दीवान बनाता है, किसको, मुर्शिद कुली खां को। मुर्शिद कुली खां को बंगाल का नया दीवान बनाता है। लेकिन 1700 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे मुगलों का दोस्तों पतन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसा कोई योग्य शासक दोस्तों नहीं बैठता है कहाँ, मुगल गद्दी पर, जो पूरे साम्राज्य को दोस्तों संभाल सके। अब यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी क्षेत्रीय मतलब क्षेत्रीय प्रांत होते हैं धीरे धीरे क्या होते हैं, मुगलों के चंगुल पर मतलब स्वतंत्र होना शुरू करते हैं, और एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना दोस्तों शुरू करते हैं। उसी कड़ी में आपका बंगाल भी दोस्तों इसमें शामिल रहता है। वो भी क्या था, स्वतंत्र राज्य की स्थापना में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहता है, तो मुर्शिद कुली खां का, जो औरंगजेब इसको बनाता है क्या, सूबेदार बनाता है। सूबेदार बनाता है
तो क्या करना है, तो ये मुर्शिद कुली क्या करता है कि समय समय पर मुगलों को दोस्तों क्या करता है, टैक्स देता, मतलब कि कर भेजता रहता है, मतलब कि जो भी होता है उपहार वो भेजता रहता है। मतलब जब ये बन भी जाता है वहाँ का नवाब, फिर वो अपना उपहार दोस्तों भेजता रहता है। तो मुर्शिद कुली खां दोस्तों क्या होता है, बंगाल का पहला नवाब दोस्तों बनता है। 1717 से लेकर 1727 तक दोस्तों इसका कार्यकाल रहता है। तो 1717 क्या घटना है दोस्तों बताते हैं आपको कि 1717 में मुर्शिद कुली खां और अजीम उस शान मतलब औरंगजेब के पोता में दोस्तों क्या होता है, मतभेद होता है। मतभेद के कारण क्या होता है, मुर्शिद कुली खां सोचता है कि अगर हम यहीं पर हमारे राजधानी रखेंगे तो हमेशा क्या होगा, अजीम उस शान से मेरा मतभेद होता रहेगा और ये मतभेद एक युद्ध का कारण न बन जाए, इसलिए वो युद्ध नहीं करना चाहता था मुगलों से। इसलिए उसने क्या किया, मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से क्या किया, मुर्शिदाबाद कर ली। ये मुर्शिदाबाद का स्थापना बोलिए किसने किया, तो ये मुर्शिद कुली खान ने किया। तो पहली राजधानी बंगाल से, बंगाल की राजधानी परिवर्तित हुई कहाँ, ढाका से मुर्शिदाबाद। उसके बाद 1717 में फर्रुख सियर द्वारा क्या होता है, मुर्शिद कुली खां को बंगाल का सूबेदार बनाया गया। जैसे इस तरह से बनाया था आपका कौन, औरंगजेब, उसी तरह से इसको भी मतलब फर्रुख सियर भी क्या किया, इसको सूबेदार दोस्तों बना दिया। लेकिन ये तो खुद को अपने आप को वहाँ का नवाब समझता था, कौन, मुर्शिद कुली खां। तो फर्रुख सियर यहाँ जब इसको नियुक्त किया बंगाल का सूबेदार, तो इसका काम यही था, क्या करना है कि समय समय पर क्या करना है, आपको मुगलों के दरबार में उपहार भेंट जो भी हो आपको भेजते रहना। यही काम दोस्तों मुर्शिद कुली खां करता था। उसके बाद बताएं कि उड़ीसा 1719 में क्या होता है, बंगाल में दोस्तों इसको शामिल कर लिया जाता है। अगर बात करेगा उड़ीसा, बिहार ये बाद में शामिल होता है 1733 में। तो 1719 में मुर्शिद कुली खां के समय ही क्या होता है, उड़ीसा बंगाल में शामिल हो जाता है। अब क्या होता है कि सूबेदार हम नियुक्त कर दिया गया किसको, मुर्शिद कुली खां को। बोलिए नवाब बन गया कहाँ का, वो मुर्शिद कुली खां बंगाल का। तो बंगाल के जो भी क्षेत्र हुए, क्षेत्र विशेष हुए, भूभाग हुए, उससे क्या करता था, ये टैक्स वसूली करता था। कौन, ये आपका मुर्शिद कुली खां। और जितने भी भूमि थी, मतलब वहाँ पर जितने भी जागीर थे सबको खालसा भूमि बना दिया, मतलब कि सरकारी भूमि बना दिया। मतलब कि जितने भी जागीर मतलब जिसको भी मिले थे उस सभी भूमि को सरकारी भूमि मतलब खालसा भूमि बदल दिया, और सभी भूमि पर दोस्तों जो टैक्स लेना शुरू कर दिया। कौन, आपका मुर्शिद कुली खां। और जो टैक्स नहीं देते थे, मतलब जो टैक्स भरने में दोस्तों क्या हो गए, असमर्थ थे, उनको, उनके पूरे परिवार को मुस्लिम होना दोस्तों पड़ता था। ऐसा ये नीति लाया था कौन, मुर्शिद कुली खां आपका। आगे बात करते हैं। तो मुर्शिद कुली खां को दोस्तों एक नोट याद रखिएगा, दक्षिण भारत का दोस्तों टोडरमल इसको कहा जाता है। दक्षिण भारत का, दक्षिण का टोडरमल भी कहा जाता है कि इसको, मुर्शिद कुली खां को। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है, इसके भूनीति के कारण दोस्तों। जैसा कि बताएं आपको, हम क्या बताएं कि मुर्शिद कुली खां नियम रखा था कि जो भी किसान जमींदार लगान नहीं देंगे तो उसको क्या करना है, परिवार सहित मुस्लिम दोस्तों होना पड़ेगा। अब 1727 में क्या होता है, मुर्शिद कुली खां की दोस्तों मृत्यु हो जाती है। मुर्शिद कुली खां की 1727 में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। तो मृत्यु के बाद उसका अगला जो नवाब बनता है उसका दामाद बनता है, इसका नाम रहता है फुजाउद्दीन, जो 1727 से लेकर 1739 तक 12 साल का कार्यकाल रहता है इसका। बता दी मुर्शिद कुली खां का जमाता दामाद रहता है दोस्तों। 1733 में क्या करता है, ये बिहार को बंगाल में दोस्तों मिला लेता है। 1719 में देख लिए उड़ीसा मिल गया, और 1733 से बिहारी बंगाल में मिल गया। और यहाँ का नया सूबेदार किसको बनाया बिहार का, अलीवर्दी खां को। किसको बनाया, अलीवर्दी खां को, जो बहुत ही चतुर चालाक एवं योग्य दोस्तों एक तरह का व्यक्ति रहता है। उसकी मृत्यु के पश्चात सरफराज खां या बंगाल पर 1739 का शासन किया। मतलब कि 1739 में जब सुजाउद्दीन की मृत्यु होती है तो इसी का बेटा रहता है सरफराज, मतलब कि अलीवर्दी खां का रहता है आपका नाती, इसी का यही क्या बनता है, बंगाल का अगला नवाब दोस्तों बनता है। लेकिन दोस्तों इसमें इतनी योग्यता नहीं होती है। इसी का फायदा उठा करके जो अलीवर्दी खां है बिहार का सूबेदार, ये क्या करता है, इस पर दोस्तों आक्रमण कर देता है। आगे देखिए क्या है, सरफराज खां 1739 तक दोस्तों ये शासन करता है। वह नवाब मुर्शिद कुली खां का दौहित्र पुत्री का पुत्र, अथवा सरफराज खां का दोस्तों, सरफराज खां का मतलब ये गलती कर लीजिए, काट लीजिएगा, सरफराज खां का पुत्र नहीं था, ये सुजाउद्दीन का पुत्र था दोस्तों। आगे बात करते हैं, सरफराज खां के पिता की मृत्यु के बाद, मतलब सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठता है, आपका सरफराज खां बैठता है। किंतु वो अधिक समय तक दोस्तों गद्दी पर नहीं बैठता, क्योंकि गद्दी पर नज़र किसकी है, तो अलीवर्दी खां की दोस्तों गद्दी पर नज़र है दोस्तों। एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि इसी के समय में 1739 में क्या होता है, भारत पर ईरानी आक्रमणकारी नादिर शाह का दोस्तों आक्रमण होता है 1739 में। अब बता दिए गद्दी पर किसका नजर रहता है, अलीवर्दी खां का। तो अलीवर्दी खां मौका देकर 1740 में क्या करता है, सरफराज खां पर दोस्तों कर देता है आक्रमण।
और दोनों में क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या है, गिरिया का युद्ध। 1540 में दोस्तों होता है किसके बीच में, अलीवर्दी खां और सरफराज खां के बीच में दोस्तों। इसमें क्या होता है, सरफराज खां की हार होती है और अलीवर्दी खां की दोस्तों क्या होती है, जीत होती है। अलीवर्दी खां सरफराज खां को हरा करके गद्दी पर बंगाल का अगला नवाब दोस्तों बैठता है। तो अब इस विजय से अलीवर्दी खां बंगाल, बिहार और उड़ीसा की वो सम्मिलित प्रदेश का दोस्तों नवाब बन जाता है। कौन, आपका अलीवर्दी खां। इतने बड़े प्रांत का दोस्तों क्या बन गया, ये नवाब बन गया। तो सबसे पहला काम क्या किया अलीवर्दी खां, अलीवर्दी खां सबसे पहला काम किया, जो मुगलों को दोस्तों समय समय पर उपहार भेजा जाता था बंगाल की तरफ से, तो उस समय हमारे जो मुगल शासक थे मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह रंगीला थे। इसने क्या किया, अलीवर्दी खां ने आपसे मुगल शासक जो थे मोहम्मद शाह रंगीला को 2 करोड़ रुपया घूस दे करके उनसे क्या किया, नवाब की स्वीकृति पत्र ले लिया। मतलब कि आपको 2 करोड़ रुपया देते हैं, इसके बाद आपका और मेरा कोई लेना देना नहीं रहेगा, आपको समय समय पर उपहार वगैरह ऐसे हम नहीं भेजेंगे। मोहम्मद शाह रंगीला क्या करता है, उसे 2 करोड़ रुपया ले करके स्वीकृति पर दोस्तों दे देता है। अब अलीवर्दी का क्या होता है, बंगाल की गद्दी पर दोस्तों बैठ जाता है। 1740 से लेकर 1756 तक दोस्तों इसका कार्यकाल रहता है। किंतु इसकी जो प्रमुख समस्या रहती है, अलीवर्दी मुगलों से तो छुटकारा पा लिया, लेकिन इसकी प्रमुख समस्या क्या रहती है, मराठे रहते हैं। कौन रहते हैं, मराठे। मराठे जब से गद्दी पर दोस्तों बैठता है तब से क्या होता है, तब से लेकर के 11 साल तक इसको दोस्तों परेशान करते हैं। मतलब हर साल क्या करता है, बंगाल पर दोस्तों आक्रमण करते हैं मराठे, मतलब इसके प्रांतों पर, और वहाँ से लूटपाट करके दोस्तों वे चले जाते हैं। कौन, मराठे। तो क्या किया, ये विवश होकर के मराठों से दोस्तों क्या करता है, संधि कर लेता है। क्या करता है, संधि करता है। तो फंदी मराठे क्या कहते हैं कि हमको 12 लाख रुपया क्या करना है, वार्षिक चौथ कर देना है आपको। अलीवर्दी खां को बोलता है कि आपको 12 लाख रुपया वार्षिक चौथ कर देना है। और जो उड़ीसा है वो मराठों पर, मतलब जो उड़ीसा प्रांत देख रहे हैं आप, जो बंगाल का एक प्रांत है, वो क्या होगा, उस पर अधिकार मराठों को होगा। मतलब वहाँ पर जो भी टैक्स वगैरह जो भी वसूली करना है वो सब कौन करेंगे, वो मराठे करेंगे। ऐसा प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव को दोस्तों क्या हुआ, अलीवर्दी खां मान गया, कम से कम इससे मराठों से हमें छुटकारा तो मिल जाएगा। तो इस तरह से वो क्या करता है, प्रस्ताव को दोस्तों मान लेता है। तो ये मुगलों से छुटकारा पा लिए, मराठों से छुटकारा पा लिए, बचे कौन, अंग्रेज। अंग्रेज के बारे में इनका क्या वक्तव्य था, तो अंग्रेज के मधुमक्खी के छत्ते के समान करते थे। इनका कहना था कि अंग्रेज जो हैं, यूरोपीय जो हैं, वो क्या है, मधुमक्खी की तरह है। अगर उनको क्या कीजिएगा, अपने पास रखिएगा तो वो आपको शहद देंगे, अगर लेकिन उससे क्या कीजिएगा, नफरत कीजिएगा तो वो आपको काट काट के क्या करेंगे, मार डालेंगे। ऐसी नीति क्या थी, ऐसा ये सोच बनाए रखा था कौन, अलीवर्दी खां, यूरोपीय कंपनी, खासकर अंग्रेज के बारे में। अब समझते हैं क्या अलीवर्दी खां के बारे में। तो अलीवर्दी खां ने ये याद रखी जाए, कभी भी अंग्रेज या कोई भी यूरोपीय कंपनी हो, उसको बंगाल में किलेबंदी करने की या सैनिक रखने की दोस्तों अनुमति नहीं दी। मतलब ऐसा कहना था यूरोपीय कंपनियों को, मतलब ये हमेशा इनके समय प्रस्ताव लेकर जाते थे कि मैं किलेबंदी करने दीजिए, मैं सैनिक रखने दीजिए, तो ये बिल्कुल उसको ना करता था, क्योंकि वो कहता था कि आप हमारे प्रांत में क्या कर रहे हैं, व्यापार करने आ रहे हैं, तो आप व्यापार कीजिए, आपको जो भी सुरक्षा होगा वो सुरक्षा हम देंगे, इसलिए आपको सैनिक की आवश्यकता नहीं है और न ही किलेबंदी करने की आवश्यकता है। जो भी आपकी सुरक्षा करना है उसकी जिम्मेदारी दोस्तों क्या है, हमारी है। ये अलीवर्दी खां का कहना था, इसीलिए वो कभी भी किलेबंदी और सैनिक रखने की अनुमति नहीं दिया था दोस्तों। अब यहाँ पर क्या होता है कि अलीवर्दी खां का दोस्तों कोई पुत्र नहीं होता, इसका केवल 3 पुत्रियाँ होती है। और बताएं कि ये दूरदर्शी व्यक्ति रहता है, इसलिए अपनी तीनों पुत्रियों की शादी अलग अलग क्षेत्रों के नवाब से दोस्तों करता है। कोई पुत्र न होने के कारण क्या होता है, इसकी 3 पुत्रियाँ दोस्तों होती है। जो पहली पुत्री का विवाह करता है वो ढाका के नवाब से करता है, इससे कोई संतान इसको नहीं होता है, किसको, पहली पुत्री को। दूसरी पुत्री का विवाह पुरिया के नवाब, कहीं कहीं पूर्णिया में लिखा रहता है। इस दूसरी पुत्री एक पुत्र रहता है, इसका नाम शौकत जंग नाम रहता है। और तीसरी पुत्री का जो विवाह करता है वो पटना के नवाब से करता है, जिससे भी एक पुत्र रहता है सिराजुद्दौला। मतलब इसके 2 नाती रहते हैं, एक शौकत जंग दूसरी पुत्री से और तीसरी पुत्री से सिराजुद्दौला। खासकर यहाँ पर क्या रखना है, याद रखना है कि तीनों पुत्रियां हैं, उसके पति की मृत्यु दोस्तों समय से पहले क्या होती हो जाती है, बस समय से पहले तीनों के पति चल बसते हैं दोस्तों। अब अलीवर्दी खां मरने से पहले, मतलब मृत्यु से पहले क्या करता है, अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है, किसको, सिराजुद्दौला को, जो तीसरी पुत्री का दोस्तों पुत्र रहता है पटना के नवाब का, जो जहां पर शादी की थे पुत्री के, तीसरी पुत्री का, उसी का बेटा रहता है सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला क्या दोस्तों गद्दी पर बैठता है। 1756 में क्या आता है, 1756 में 80 वर्ष की उम्र में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। तो सबसे छोटी पुत्री जो थी, जिसका विवाह पटना के नवाब से हुआ था, उसी का जो पुत्र था सिराजुद्दौला,
और 23 वर्ष की आयु में दोस्तों नवाब की गद्दी पर दोस्तों बैठता है। अब नवाब की गद्दी पर दोस्तों तीसरी पुत्री का बेटा बैठ गया, तो जो पहली पुत्री थी जिसको कोई संतान नहीं था, फिर भी वो चाहती थी कि अरे हम उत्तराधिकारी बने। और दूसरी पुत्री का जो बेटा था शौकत जंग, वो भी चाहता था कि नाना हमें ना बना करके इसको क्यों बनाए, हम भी क्या है उत्तराधिकारी के, हमें भी क्या है अधिकार है। अब क्या होता है कि 1756 में आपका फिरोजदौला गद्दी पर बैठता है। मात्र 1 साल दोस्तों क्या करता है शासन करता है, क्योंकि 1757 में प्लासी का युद्ध षड्यंत्रकारी युद्ध होता है जिसमें इसकी हत्या दोस्तों कर दी जाती है। अब यहाँ पर समझते हैं कि जब सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है तो इसके प्रमुख शत्रु कौन कौन होते हैं। तो पहला है घसीटी बेगम, जो इसकी मौसी है, जो पहली पुत्री रहती है उसी का नाम है घसीटी बेगम अलीवर्दी खां का। इसके दीवान रहते हैं 2 दीवान, जिसका नाम है राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ, दोनों भाई रहते हैं। ये बहुत ही दोस्तों क्या रहते हैं चतुर चालाक षड्यंत्र रहते हैं। इसका दिमाग हमेशा क्या करते हैं गलत गलत भावना दोस्तों भरते रहते हैं, मतलब इस तरह की भावना दोस्तों पैदा करते रहते हैं। कौन, राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ। दूसरा का शौकत जंग, बता दिए कि ये भी चाहता था क्या करें हम, हमें भी नाना गद्दी पर बैठना है। और तीसरा का अंग्रेज। ये क्या थे 3 शत्रु प्रमुख थे किसके, अलीवर्दी हैं आपका फिरोजदौला के। आगे बात करते हैं तो साहब क्या करता है, तो सबसे पहले अपना पहला जो शत्रु है, दूसरा शत्रु जो था इसका शौकत जंग, जो नाना की गद्दी पर बैठना चाहता था, उसको 1756 में मनिहारी के युद्ध में क्या करता है पराजित करके उसको दोस्तों उसकी हत्या करता है। कौन, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला और शौकत जंग के बीच में 1756 में क्या होता है मनिहारी का युद्ध होता है, जिसमें शौकत जंग की दोस्तों हार होती है और इस युद्ध में हारा करके सिराजुद्दौला इसकी हत्या कर देता है। इसी समय क्या होता है दोस्तों 1756 ने बता दिए थे कि यूरोप में क्या हो रहा था, हफ्तेवर्षीय युद्ध चल रहा था अंग्रेजों और फ्रांसों के बीच में दोस्तों। तो अंग्रेज और फ्रांस जब चल रहा था आपका यूरोप में हफ्तेवर्षीय युद्ध, तो उसका प्रभाव आपको भारत में भी देखने के लिए दोस्तों मिलता है। तो जो भी भारत में यूरोपीय और फ्रांसीसी कंपनियां थी वो अपने अपने स्तर से बंगाल में जो इनका फैक्ट्री था वहाँ पर किलाबंदी करना चाहती थी, मतलब प्रारंभ कर दिया, मतलब यह चाहते थे। लेकिन बता दिए थे कि सिराजुद्दौला के जो नाना थे अलीवर्दी खां, इसको समझा दिए थे कि अंग्रेजों को या कोई भी यूरोपीय कंपनी को कभी भी अपने प्रांत में किलेबंदी करने का अधिकार नहीं देना, अनुमति नहीं देना। तो ये सोच करके अपने नाना के बातों को याद करके कभी भी वो क्या किया था, वो भी अपने नाना के नक्शे कदम पर चल रहा था। उसने अंग्रेजों को दोस्तों या फ्रांसीसियों को बंगाल में किलेबंदी करने का दोस्तों अनुमति नहीं दिया। अब क्या होता है, तो यहाँ पर तो इसकी बात को फ्रांसीसी मान जाते हैं, फ्रांसीसी किलेबंदी करना छोड़ देते हैं। लेकिन जो अंग्रेज होते हैं दोस्तों, ये अंग्रेज नहीं मानते हैं, अंग्रेज नहीं मानते। उसकी जो आदेश रहता है, उसकी जो आज्ञा रहता है, उसकी दोस्तों क्या करते हैं अवहेलना करते हैं। और कलकत्ता में दोस्तों ये दुर्गीकरण करना शुरू करते हैं। कौन, अंग्रेज। अंग्रेज दुर्गीकरण करना शुरू करते हैं, किसकी अवहेलना करके, किसके आदेश की अवहेलना करके, सिराजुद्दौला के आदेश की अवहेलना करके दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं। अब क्या होता है कि अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच जो युद्ध होता है उसके कौन से कारण थे, तो कारण के बारे में चर्चा करेंगे। पहला कारण हमारा किलेबंदी हो गया, किलेबंदी करना, जैसे बता दिए थे कि सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था और अंग्रेज बंगाल में किलेबंदी करना चाहते थे। ये राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ को संरक्षण देना, बता दिए थे। ये घसीटी बेगम जो ढाका के नवाब की पत्नी थी, मतलब इसकी बड़ी जो मौसी थी उसी का क्या था ये दीवान था। ये बताया दोनों बहुत बड़े षड्यंत्रकारी थे। ये क्या करते हैं कि उसके मन में ऐसा भावना जगाते हैं, मतलब नफरत की भावना जगाते हैं, और समय पा करके पूरा संपत्ति ले करके किसका, मतलब कि जो घसीटी बेगम था उनका खजाना खाली करके कहाँ चल जाते हैं, अंग्रेज की फर्म दोस्तों चल देते हैं। तो इसको भी लेकर के इनके बीच में युद्ध का दोस्तों कारण बनता है राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ। मतलब ये सिराजुद्दौला कहना रहता है कि जो राज बल्लभ और कृष्ण बल्लभ है आपके पास, उसको क्या कीजिए हमारे हवाले कीजिए। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं करते हैं। आगे है जो फतरा फर्रुखसियर, जो शाही फरमान जो दस्तक का दिया था अधिकार, वो क्या कर रहे, इसका दुरुपयोग दोस्तों वो कर रहे थे। इस पर भी दोस्तों क्या कर रहा था, ये भी एक प्रमुख कारण बनता है, क्योंकि इस पर रोक लगाने का प्रयास करता है कौन, सिराजुद्दौला। अब इतनी सारी बातें हो गई, अंग्रेज तो मान नहीं रहे हैं, तो क्या किया सिराजुद्दौला ने कि 4 जून 1756 को नवाब ने मतलब जो सिराजुद्दौला है वो कासिम बाजार पर दोस्तों आक्रमण कर दिया और उस पर दोस्तों अधिकार कर लिया। फिर 15 जून को कलकत्ता की ओर आगे बढ़ा और उस पर दोस्तों आक्रमण किया। वहाँ पर 4 दिन तक लगातार क्या किया दोस्तों, घेराबंदी किया। घेराबंदी से क्या हुआ कि कलकत्ता के जो गवर्नर थे ड्रैक और सेनापति जो था मिंचर, वो क्या करता है वहाँ से भाग निकलता है।
घेराबंदी के कारण क्या होता है, वहां से भाग निकल कहाँ चलता है, फुल्टा द्वीप पर दोस्तों ये अपना शरण लेता है। कौन, आपका गवर्नर और सेनापति। लेकिन फिर भी वहां पर एक रहते हैं सेनापति जिसका नाम रहता है हॉलवेल। इसी के नेतृत्व में एक छोटी सी टुकड़ी क्या करती है, सूरजदौला पर दोस्तों लड़ती है, मतलब नवाब से लड़ती है। लेकिन नवाब क्या करता है, हॉलवेल और कुछ मतलब कि लगभग 145 लोग रहते हैं, उनको क्या करता है दोस्तों, कैद कर लेता है। और जो कलकत्ता है, कलकत्ता पर अधिकार करके उसका नामकरण करता है क्या, अलीनगर। क्या करता है उसका, अलीनगर। अब बता दिए आपको कि जो हॉलवेल था, जो वहाँ कलकत्ता के जो गवर्नर और सेनापति के भागने के बाद सेना का नेतृत्व कर रहा था, तो उसको क्या करते हैं, कैद कर लेते हैं। और कुछ वहाँ के सैनिक को दोस्तों कैद कर लेते हैं। कौन, जो नवाब बंगाल के सिराजुद्दौला। अब क्या होता है, ब्लैक हॉल की घटना के बारे में बताते हैं। 1756 की घटना क्या होती है। जो कैद करता है हॉलवेल और 145 लोगों को, तो अंग्रेजी अधिकारी जो है आपका हॉलवेल, उसकी बुक थी, उसके अपने बुक में चर्चा किया है। उस बुक का नाम था अलाइव द वंडर। उसने उसमें लिखा है कि जो बंगाल के नवाब थे, 146 अंग्रेज बंदियों को, मतलब जो हॉलवेल जिससे लड़ रहा था, जिसमें आपकी स्त्रियां बच्चे भी थे, सम्मिलित थे, उसने क्या किया, 18 फुट लंबे और 14 फुट 10 फुट चौड़े कमरे में क्या किया, 146 लोगों को दोस्तों बंदी बना दिया। और जिसमें रात में बंदी बनाया, उसमें रखा। जिसके कारण क्या हुआ कि अगले सुबह 20 जून 1756 को रात को बंद करने के बाद जब अगले प्रातः कोठरी को खोला गया, तब मात्र उसमें 23 लोग दोस्तों जीवित बचे हुए थे। मतलब कि 123 लोग जो थे, ऑक्सीजन न मिलने के कारण क्या होता है दोस्तों, उनकी मृत्यु हो जाती है। और खास बात ये था कि उसमें 23 लोगों में दोस्तों आपका हॉलवेल भी जिंदा था। ऐसा किसने माना है, ये अपने बुक में चर्चा किया है, तो हॉलवेल ने दोस्तों चर्चा किया है। लेकिन उसी समय के कोई तत्कालिक जो इतिहासकार रहते हैं, वो इस बात की दोस्तों कोई चर्चा दोस्तों नहीं करते हैं। तो ये माना जाता है कि क्या था, ये मनगढ़ंत कहानी था हॉलवेल का, ऐसा दोस्तों माना जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग ब्लैक होल की दोस्तों घटना के बारे में इतिहास में दोस्तों पढ़ते हैं कि सिराजुद्दौला किस तरह से क्या किया था। 140 लोगों को बंद कर देता है, जिसमें 23 लोग दोस्तों बचते हैं। ऐसा खुलासा कौन करता है, तो हॉलवेल करता है अपने पुस्तक में। अब क्या करता है कि जब इस घटना की खबर, मतलब इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं इतिहास में, ब्लैक होल की घटना कहते हैं। अब इस घटना की दोस्तों खबर कहाँ पहुँचती है, मद्रास पहुँचती है। मद्रास पहुँचती है, तो मद्रास जैसे ही पहुँचती है, तो वहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी के मतलब अंग्रेजों के दोस्तों दो सेना की टुकड़ी निकलती है। एक पैदल सेना जो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में रहता है, और दूसरा नौसेना जो एडमिरल वाटसन के नेतृत्व में दोस्तों रहता है। ये दोनों सोच करके आते हैं कि हमें बंगाल के नवाब से क्या करना है दोस्तों, अपने जो हमारे भाई बंधु हुए हैं, जिनको मृत्यु हुई है, जिसके साथ ऐसा बर्ताव किया है, उससे क्या करना, उसका हमें बदला लेना है, हमें मतलब कि युद्ध करना ही करना है। ये सोच करके आते हैं बंगाल। लेकिन यहाँ पर बंगाल आते ही क्या होता है कि आपके अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में क्या होता है, तो संधि होता है। संधि का नाम क्या रहता है, तो अलीनगर की संधि, जो 9 फरवरी 1757 को दोस्तों होता है। इसमें अंग्रेज की कुछ शर्तें रहती है। अंग्रेज शर्त क्या रहते हैं, ऐसा शर्त रखता है जिसको ये सिराजुद्दौला मान नहीं सकता है। लेकिन वो विवश था, जान चुका था कि अगर हम ये शर्त को नहीं मानेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, युद्ध के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। पहला क्या था, पहला था कि शाही फरमान को मान जाओ, जो 1717 में आपका फारूक शेर जारी किया था, उसको मानना है। फ्री पास पर कोई कर नहीं होगा, जो भी हमारा फ्री पास है, दस्तक है, उस पर किसी तरह कोई कर नहीं होगा। कब्जा किए गए क्षेत्रों को वापस करो, और क्षतिपूर्ति के साथ, मतलब जिस पर नवाब कब्जा किया है उसको क्या करना, अंग्रेजों को वापस करना है। और जो भी उसकी क्षतिपूर्ति हुई है उस सब उसको भर करके उसका हर्जाना भी देना है। कलकत्ता की किलेबंदी हम करेंगे, मतलब अंग्रेज कहें कि हम कलकत्ता की किलेबंदी करेंगे, जो तुम रोक रहे थे वो तुम रोकोगे नहीं, हम किलेबंदी करेंगे और अपना सिक्का भी ढालेंगे। ये सभी बातें थी, लेकिन फिर भी बता दिए कि युद्ध करना वो नहीं चाहता था। कौन, सिराजुद्दौला। इन सभी बातों को क्या किया, वो मान गया। कौन मान गया, अंग्रेज कभी ऐसा नहीं सोचे थे, कतई वो नहीं सोचे थे कि सिराजुद्दौला हमारी इन शर्तों को दोस्तों मान जाएगा। लेकिन इन शर्तों को क्या हुआ, वो मान गया दोस्तों। फिर भी क्या था दिक्कत अंग्रेजों को, कि प्लासी का युद्ध हुआ। आप देखिए यहाँ पर हम बता दिए कि अंग्रेज की नीति ही थी, वो सोच लिए थे कि हमको क्या करना, बंगाल पर अधिकार करना है। कैसा भी शर्त रखे, वो माने या ना माने, फिर भी हमें युद्ध करना ही करना है। अब प्लासी के युद्ध के बारे में जानते हैं, जो 23 जून 1757 को दोस्तों हुआ था। इसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। पृष्ठभूमि कैसे तैयार होती हो जानी है। तो सबसे पहले अंग्रेज क्या किया
कि जो सिराजुद्दौला पे जो नाखुश लोग थे, नाखुश जो लोग थे उसका पता लगाया, कौन कौन से लोग नाखुश थे। तो जो सेनापति मीर जाफर था वो, सेनानायक राय दुर्लभ ये भी सेनापति ही था, व्यापारी अमीर चंद और साहूकार जगत सेठ, ये सब जो व्यक्ति थे वो क्या थे, नवाब दोस्तों नाखुश थे। अब क्या किया अंग्रेज, मतलब कि मेन जो विलन था उसमें आपका रॉबर्ट क्लाइव था, मेन विलन क्या था वो रॉबर्ट क्लाइव था। अलीनगर की संधि हो जाने के बाद भी क्या बताएं कि षड्यंत्र दोस्तों रच रहा था, यही बताते हैं कि क्या था दोस्तों, एक युद्ध नहीं था, युद्ध मतलब दोस्तों आमने सामने होता है, ना कि इस तरह षड्यंत्र करके। दोस्तों बता दिए मेन विलन कौन था आपका क्लाइव। क्लाइव क्या किया कि वो मीर जाफर दोस्तों मिलना चाहता था, सेनापति मीर जाफर से मिलना चाहता था, लेकिन मीर जाफर से मिलना दोस्तों इतना आसान नहीं था। तो वो सोचा कि मीर जाफर से हम कैसे मिले, तो किसके पास गया, जो व्यापारी था अमीर चंद उसके पास गया, उसको बोला कि भैया हमें मीर जाफर से मिलना है, उनके साथ हमारा थोड़ा सा मीटिंग फिक्स कीजिए। तो ये पूछा किस लिए, तो बोला कि उनसे हमें काम है। ये समझ गया क्या काम है क्या नहीं है, सारी बातें बताया। तो ये बोला कि ठीक है हम आपकी मीटिंग फिक्स कराएंगे, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। कौन, अमीर चंद बोला किसको, क्लाइव को। क्लाइव को बोला कि मीटिंग फिक्स करने के लिए आपको हमें 30 लाख रुपया देना पड़ेगा, और जो नवाब का खजाना है उसमें से 50% जो हिस्सा है वो हमको देना पड़ेगा। ये बोला किसको, क्लाइव को। क्लाइव ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गया, लेकिन क्लाइव बता दें कि बहुत अपने चतुर चालाक से षड्यंत्रकारी था। वो बोला ठीक है कि आप जो भी आपकी शर्तें वो हमें मंजूर है, लेकिन वो भी अमीर चंद भी कम होशियार नहीं था। वो बोला कि ऐसे नहीं होगा, आप क्या कीजिए, आप एक बनाइए, पत्र बनाइए, एक पत्र बनाइए जिसमें लिख करके हमको दीजिए कि आपके बीच हमारे बीच इन शर्तों को लेकर के बातें हुई है और आप इस बातों को दोस्तों मान गए हैं। कौन बोला, ये अमीर चंद बोला। और एक अपने अधिकारी का भी साइन उस पर लेकर के आइए। ये बात कौन रखा, अमीर चंद। किसको बोला, आपका क्लाइव को। तो क्लाइव टेंशन में आ गया कि अब कैसे कैसे क्या करें। तो अधिकारी उसके समय एक ही था, कौन, एडमिरल वाटसन। एडमिरल वाटसन को अगर ऐसा बात बताएगा, जाके बताया कि ऐसा ऐसा बात है, एडमिरल वाटसन क्या किया, बिल्कुल नकार दिया। लेकिन क्लाइव बता दिए कि चतुर चालाक इसको इसलिए नहीं बोलते हैं, ये एडमिरल वाटसन का नकली साइन करके ले गया और उसको क्या किया, दे दिया कि देखो हम जो तुम बात बोले, हम इन शर्तों को जो हमारे बीच में हुई है सभी शर्तों को हम मान गए हैं, अब हमारा क्या कीजिए, मीटिंग करवाइए। क्लाइव क्या हुआ, इन बातों को मान गया और अमीर चंद क्या करता है, उसकी मीटिंग फिक्स कराता है किसके साथ, आपका मीर जाफर के साथ। अब मीर जाफर और क्लाइव के बीच में क्या संधि होती है ये देखिए। तो संधि का जो पहला बात था उसमें क्लाइव क्या कहता है कि बंगाल का नवाब मीर जाफर होगा। ये बात सुन करके जो मीर जाफर रहता है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। उसको कुछ समझ नहीं आता है कि हमारे पास षड्यंत्र हो रहा है, क्या हो रहा है, कि नवाब के पास हम धोखेबाजी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसको कुछ समझ नहीं आता। बस वो इस बात पर फोकस करता है कि बंगाल का नवाब मीर जाफर होगा। ये पहला बात, क्योंकि बता दिए कि क्लाइव बहुत ही दूरदर्शी व्यक्ति रहता है, वो सोच लिया था किस तरह से हमें मीर जाफर को अपने पक्ष में लाना है। दूसरी बात बोलता है कि कलकत्ता पर अंग्रेजों का अधिकार होगा, किलेबंदी हम करेंगे, और 24 परगना होती है उसकी जिम्मेदारी अंग्रेजों को मतलब कि अंग्रेजों की होगी, मतलब अंग्रेजों को देना पड़ेगा नवाब को जब मीर जाफर बनेगा। मीर जाफर क्या हुआ, इनसे बातों को ध्यान नहीं दिया। वो तुरंत सिर्फ ये बात सुन करके कि मीर जाफर बंगाल का नवाब होगा, उसको सुनकर क्या किया, वो मीर जाफर संधि पर दोस्तों सिग्नेचर कर देता है। अब बात होता है वो क्या हुआ उसका, आपका अमीर चंद का। जब दोस्तों मीटिंग फिक्स हो गई, तो मीटिंग फिक्स हो जाने के बाद जब अमीर चंद आया, बातचीत हो गया, मीटिंग वगैरह संदेह हो गया, तो जाता पैसा मांगने के लिए। तो इसका तो काम हो गया, किसका, क्लाइव का। तो क्लाइव क्या करता है, मीटिंग फिक्स करने के बाद, मीटिंग हो जाने के बाद अमीर चंद की हत्या करा देता है। कहता है कि लो अपना 50 लाख, अपना 50% खजाना संपत्ति। तो इस तरह से क्या होता है, अमीर चंद की हत्या क्लाइव करा देता है। ये वो भी, उसको भी सोचना चाहिए था कि अंग्रेजी हैं, वो इस तरह की जो नीति थी, मतलब वो सोच रखा था, शर्त रखा, तो बिल्कुल अंग्रेज मानने वाले नहीं थे, लेकिन फिर भी उसको अपने हाथ से, अपने शरीर से, मतलब कि हाथ धोना पड़ा, मतलब उसकी हत्या अंग्रेज कर दिए। अब क्या था, उसके आगे जब सिग्नेचर कर दिया, संधि हो गई, तो क्लाइव बोला मीर जाफर को कि सिराजुद्दौला को क्या करना है, आपको जो बंगाल है उससे 32 किलोमीटर दूर पलासी के मैदान में दोस्तों लाना है, और मीर जाफर को, मतलब आपको, और जो राय दुर्लभ है, आपको क्या करना है, दोनों को युद्ध में तटस्थ रहना। मतलब कि आप तो वहाँ पर आएंगे लेकिन युद्ध नहीं लड़ेंगे, मतलब आपका जो एक सेना टुकड़ी होगा वो युद्ध में शामिल नहीं होगा। ये सारी बातें उसको समझा दिया, कौन, क्लाइव।
इन सारी बातों को क्या हुआ, ये मान गया। कौन? मीर जाफर। अब क्या है, तो अब अंग्रेज चाह रहे हैं किसी तरह से युद्ध हो, किससे? सिराजुद्दौला से। अब वो मौका तलाश रहे हैं, लेकिन सिराजुद्दौला युद्ध करने के लिए बता दिए तैयार नहीं था। तो अंग्रेज क्या कर रहे थे, नहीं बोलते हैं एक तरह से, मतलब कि जबरदस्ती का युद्ध खोजना, उस तरह का काम कर रहे थे। कौन? अंग्रेज, मतलब क्लाइव कर रहा था। बता दिए कि सब तैयारी हो क्लाइव ने कर ली थी, बस युद्ध का इंतजार था। इसलिए क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पर आरोप लगाया कि आप क्या कर रहे हैं, फ्रांसीसियों से नज़दीकियाँ बढ़ा रहे हैं, किंतु नवाब इस पर ध्यान नहीं देता है। तो ये भी उसका जो चला था चार, ये काम नहीं आया। तो उसने क्या किया, अपने 4000 सैनिकों को लेकर के, अपने 4000 की सेना लेकर के, जो मुर्शिदाबाद था, मुर्शिदाबाद का जो मुख्य द्वार है पटवा, उस पर दोस्तों आक्रमण किया, हमला किया और उस पर अधिकार कर लिया। अब इतना सब जो हो गया, तो इस बात की खबर किसको मिली? सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला ने क्या किया, अपनी 50,000 की सेना लेकर के, अपनी 50, मामूली नहीं, 50,000 की सेना लेकर के, इसके पास कितना है? 4000 की सेना। लेकिन इसकी सेना जो सुसंगठित है, लेकिन इसकी सेना जो है 50,000 की, ये क्या है दोस्तों, इसमें कुछ षड्यंत्रकारी भी हैं और बिल्कुल सुसंगठित दोस्तों नहीं है इसकी, सिराजुद्दौला की। तो 50,000 सेना को लेकर दोस्तों जाता है, लेकिन फिर भी क्या होता है, इसमें हार होती है। हार का प्रमुख कारण होता है कि जो मीर जाफर और जो राय दुर्लभ था, युद्ध में क्या रहता है दोस्तों, निष्क्रिय रहता। मतलब युद्ध में तो जाता है, लेकिन वहां पर दोस्तों युद्ध नहीं लड़ता है। जैसा संधि में बात हुआ था क्लाइव के बीच में, वैसा ही दोस्तों होता है। लेकिन इसके वफादार कुछ सेनापति रहते हैं, किसके? आपके सिराजुद्दौला के। बता दिए 50,000 की सेना है, तो कोई एक सेनापति उसको हैंडल नहीं करेगा, बल्कि और भी सेनापति थे, जिसमें मीर मदान और मोहनलाल। ये क्या करते हैं, युद्ध में तो सक्रिय रहते हैं, जो बहुत ही भरोसेमंद आदमी होते हैं। ये क्या होता है कि मीर मदान दोस्तों युद्ध में मारा जाता है, और जो मोहनलाल दोस्तों रहता है, ये कहता है कि हमारी जो सेना है हमारे साथ, मतलब अपने नवाब को समझाता है कि हमारे पास षड्यंत्र हुआ है, इसलिए आप युद्ध स्थल को छोड़ करके आप यहाँ से निकल जाइए। इसकी बातों को सुन करके उसको भी लगता है, सिराजुद्दौला को, कि हाँ हमारे पास षड्यंत्र हुआ है, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम यहाँ से निकलते हैं। तो वो अपनी एक सेना के टुकड़े लेकर दोस्तों निकलता है। लेकिन रास्ते में ही क्या होता है कि मीर जाफर का पुत्र रहता है, उसी का एक दोस्त रहता है मोहम्मद बेग, क्या करता है, दोनों साथ मिलकर के सिराजुद्दौला को दोस्तों हत्या कर देते हैं। इस तरह से सिराजुद्दौला का चैप्टर दोस्तों हो जाता है क्लोज। इस तरह से कहा जाता है कि जो आपका प्लासी का युद्ध है, एक युद्ध न होकर के क्या था, षड्यंत्र का दोस्तों मैदान था। जो षड्यंत्र कौन रचा था? जो क्लाइव दोस्तों रचा था। इस तरह से आपका सिराजुद्दौला को दोस्तों हराया जाता है। अब प्लासी का जब युद्ध होता है, तो इसको लेकर के इतिहासकारों के कुछ वक्तव्य रहते हैं। इसमें कहा जाता है कि जो मीर जाफर है, उसको क्लाइव का दोस्तों कहा जाता है गधा। क्या है? क्लाइव का गधा, कि जैसे चाहे वैसे उसको नचा सकता है। कौन? क्लाइव। ये धोखे और छल से जीता गया युद्ध। बिल्कुल है कि धोखा और छल से क्या हुआ है, जीता है। इतने षड्यंत्र कर रहे थे क्लाइव, लेकिन उसको थोड़ा सा भनक नहीं हुआ, किसको? नवाब को दोस्तों। ताराचंद कहते हैं कि प्लासी के युद्ध से भारत का स्वरूप बदल गया। बिल्कुल बदल गया, क्योंकि यहाँ से बता दिए थे कि क्या होता है, अंग्रेजों का भारत में प्रवेश द्वार, जो अपने वैश्विक शासन की जो प्रवेश द्वार होता है दोस्तों, यहाँ से वो खुल जाता है। और बक्सर का जो युद्ध होता है, वहाँ से क्या करते हैं अंग्रेज, प्रवेश दोस्तों कर जाते हैं, मतलब अपनी वैश्विक शक्ति का शासन व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं। अब वहीं पर होता है नवीन चंद्र सेन का एक वक्तव्य आता है। वो कहते हैं कि यह अनंत अंधकारमय रात्रि है। ये क्या है? अनंत अंधकारमय रात्रि है, इनका एक कहता है रहता है वक्तव्य। वहीं एक इतिहासकार है सर जदुनाथ, ये क्या कहते हैं कि आज से मध्यकालीन युद्ध की समाप्ति और आधुनिक युग की शुरुआत होती है। ये कहना था कि इनका, जदुनाथ का। ये बिल्कुल कहना है कि 1757 से क्या होता है, हमारे भारत में आधुनिक इतिहास की दोस्तों शुरुआत मानी जाती है। वहीं बात करते हैं ब्रिटिश प्रभुत्व का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो रॉबर्ट क्लाइव को दोस्तों कहा जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, प्लासी का जब युद्ध होता है, एक जो युद्ध ना कह करके उसको हम षड्यंत्रकारी, मतलब षड्यंत्र दोस्तों हम लोग कर सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कोई तथ्य को समझने में, कोई पॉइंट को समझने में दोस्तों दिक्कत आया होगा, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों टॉपिक है, क्योंकि हर एक एग्जाम में दोस्तों आपसे इससे प्रश्न पूछता ही है। साथ साथ अगर आप पार्ट 1 पार्ट 2 या मतलब कि ग्रेजुएशन की तैयारी दोस्तों कर रहे हैं, तो वहाँ भी आपको ये काम देगा आपके आंसर राइटिंग में। दोस्तों ये याद रखिएगा, पॉइंट बना करके इससे भी आप अपना काम कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को दोस्तों भेजिएगा।
ताकि उसको भी इनसे लाभ हो सके। अगर कुछ भी त्रुटि हो, कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताइएगा। और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा दोस्तों, जिस पे हम डेली रात को 9:30 बजे क्यूज कराते हैं। 15 मिनट का 20 मिनट का क्यूज चलता है, तो उससे जुड़ करके उससे भी दोस्तों आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी डाउट, कैसा भी डाउट होगा दोस्तों, तो हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर दोस्तों भेज सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल 2 चैनल है दोस्तों, एक पर जिसमें क्यूज कराते हैं, और जो दूसरा जो है दोस्तों उस पर आपको पीडीएफ दोस्तों वगैरह सब प्राप्त हो जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी दोस्तों डाउनलोड कर सकते हैं। तो अच्छा है दोस्तों, अच्छे से मन लगा कर पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि 2025 आपके जीवन में एक नया मोड़ लाने वाला है। यहीं से आपके एक नए अध्याय की दोस्तों शुरुआत होगी। अच्छे से तैयारी कीजिएगा तो कहीं ना कहीं दोस्तों पक्का आपका एक सीट दोस्तों मतलब कि रिजर्व दोस्तों हो जाएगा, मतलब कि उस पर आपका सिलेक्शन दोस्तों हो जाएगा। बाकी मन लगा के तैयारी कीजिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।